हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विकल्प है ए चुनाव आयोग, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग और डी यूपीएससी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी चुनाव आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी यह संवैधानिक निकाय है। यानी संवैधानिक निकाय यानी संविधान के द्वारा इसको जो है बनाया गया है, जबकि नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति डॉट 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 द्वारा निर्वाचित होता है। अब इसमें विकल्प देखिए, ए है प्रत्यक्ष चुनाव, बी संसद के सदस्य, सी निर्वाचक मंडल और डी वयस्क मताधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी निर्वाचक मंडल। जो भारत का राष्ट्रपति होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है, और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में होते हैं, और वे लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उस निर्वाचक मंडल में होते हैं, और वे लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इस निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। अतः राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प ए 2009, बी 2005, सी 2006 और डी 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2005। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विकल्प है आपके सामने, ए वित्त आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी योजना आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वित्त मंत्रालय। जो बजट होता है हर साल संसद में पेश होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? विकल्प है ए संसद द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा और डी संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी। किसी भी राज्य में जब विधान परिषद बनाई जाती है या समाप्त की जाती है तो उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा की जाती है। इसलिए यहाँ पर
विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा डॉट डॉट को संबोधित करना होता है। विकल्प है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के उपसभापति। यहाँ पर इस प्रश्न को समझने की बात है। प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर जब भी अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो किसको संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंपते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा के उपसभापति। जब भी लोकसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो अपना इस्तीफा किसको देंगे, और लोकसभा के जो उपसभापति होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, उनको जो है अपना संबोधित करते इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर देते हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है। विकल्प ए पूरे देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, सी बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता और डी संपत्ति अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी जो है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता। अब इसको जो है संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा करके जो संपत्ति संबंधी अधिकार है वह अनुच्छेद 300 क के तहत अब इसको एक विधिक अधिकार, इसको एक संपत्तिक अधिकार को एक विधिक अधिकार दे दिया है। कहाँ किसमें जोड़ा गया है, इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है और क्या बना दिया गया है, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी देश में किसी कहीं भी भ्रमण करने, घूमने, व्यवसाय चुनने और बिना हथियार इकट्ठा होकर सम्मेलन करने की पूरी स्वतंत्रता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। विकल्प ए लोकसभा में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में और डी संसद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संसद में। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी राज्य को वह समाप्त कर सकती है, किसी राज्य के अधिकार को कम कर सकती है, उसकी सीमाओं को, उसके क्षेत्रों को बढ़ा सकती है। अतः राज्य को बनाने या समाप्त करने की पूरी शक्ति किसमें निहित है, वह संसद में निहित है। सब विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। विकल्प है ए प्रांतों का संघ, बी राज्यों का संघ, सी भारतीय संघ और डी भारत का संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विकल्प है ए अनुच्छेद 229, बी अनुच्छेद 239, सी अनुच्छेद 259 और डी अनुच्छेद 249। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी बताता है। विकल्प ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी मौलिक कर्तव्य और डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद के आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, अतः यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। विकल्प है 44वें संविधान संशोधन द्वारा,
बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 46वें संशोधन द्वारा और डी 48वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा करके आर्टिकल 300 क में जो है इसको एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अतः जो है 44वें संविधान संशोधन जो है सही उत्तर है, विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं, विकल्प है ए 10 सदस्य, बी 20 सदस्य, सी 30 सदस्य और डी 40 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 30 सदस्य। जो केंद्र की प्राक्कलन समिति होती है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, तब विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? विकल्प ए 56वें संशोधन, बी 52वें संशोधन, सी 61वें संशोधन और डी 53वें संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 52वें संशोधन। 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था और इस संशोधन के द्वारा जो है दल बदल की परंपरा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो विकल्प है ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी अहमदाबाद कारखाना हड़ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अहमदाबाद। गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों के, जो अहमदाबाद था सूती कारखाने का कपड़े का कारखाना था, यहाँ पर मिल मालिकों के खिलाफ गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प डी अहमदाबाद। सूती कपड़े की फैक्ट्री थी और यहाँ पर मिल मालिकों के खिलाफ गांधी जी ने हड़ताल किया था। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? विकल्प है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी वित्त मंत्रालय और डी लोक लेखा समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वित्त आयोग। जो वित्त आयोग होता है वह उसी के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार जो है भारत के सभी राज्यों की, भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान हर वर्ष देती रहती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प बी वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर ही राज्यों को अनुदान मिलता रहता है। जो राज्यों को अनुदान मिलता है कहाँ से मिलता है? वह संचित निधि से मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए कौन सा लेख जारी किया जाता है? विकल्प ए परमादेश, बी उत्प्रेषण लेख, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी क्वा वारंटो। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जो है लेख जो है जारी किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो। तो उस व्यक्ति को उस हिरासत से मुक्त करने के लिए, छोड़ने के लिए कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक लेख जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
जो है जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी लेख, रिट यानी लेख जारी कर सकती है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? विकल्प ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वह हर 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं और इसी वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को संचित निधि से जो है धन मुहैया कराया जाता है, अनुदान दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। विकल्प है ए भाग 10 और भाग 9 ए, बी है भाग 3 और भाग 10, सी है भाग 9 और भाग 9 ए और डी है भाग 9 और भाग 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भाग 9 और भाग 9 ए को संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। भाग 9 के द्वारा पंचायती राज और भाग 9 ए के द्वारा नगर पालिका को संविधान में जोड़ा गया था। इसीलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? विकल्प ए केवल सुप्रीम कोर्ट, बी केवल हाई कोर्ट, सी सभी न्यायालय और डी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? विकल्प ए 26वें संशोधन, बी 28वें संशोधन, सी 25वें संशोधन और डी 30वें संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 26वें संशोधन। 26वें संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया था। अतः यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है ए 356, बी 352, सी 360 और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। विकल्प जो बी दिया है 352, यह क्या है? और 356 पहले देखिए, यह है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और अनुच्छेद 352 क्या कहता है? यह कहता है कि जब भी भारत के किसी भी भाग में युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तो या तो उस भाग में या पूरे संपूर्ण भाग में आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अतः पूरे देश में जो आपातकाल की बात आती है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और पूरे भारत में वित्त आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। इसीलिए यहाँ पर जो वित्तीय आपात है वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आएगा। इसलिए प्रश्न सी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान होता है ए आनुवंशिक व्यक्ति,
बी निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधि, सी मनोनीत व्यक्ति और डी संवैधानिक प्रधान। तो जो संसदीय सरकार होती है वहाँ पर जो राज्य का प्रधान होता है वह संवैधानिक पद होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। राज्य का प्रधान एक देश का प्रधान कौन होता है, वह राष्ट्रपति होता है, और जो राष्ट्रपति का पद होता है वह संवैधानिक प्रमुख का पद होता है, इसलिए विकल्प डी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। विकल्प ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी संसद के बनाए गए कानून द्वारा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संसद के बनाए गए कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तब विकल्प डी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। विकल्प है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी BR अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जो है भीमराव अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। महात्मा गांधी जो है केवल एक गोलमेज दूसरा सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, जबकि भीमराव अम्बेडकर सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तब विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रश्न। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। विकल्प ए न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, बी है न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, सी है केवल सेवकों के वेतन को कम और डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है कि न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, अतः यह विकल्प बी यहाँ पर जो है सही उत्तर है। यानी कि न्यायाधीशों के साथ साथ सिविल सेवकों को भी के वेतन को भी वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। विकल्प है ए अस्पृश्यता अपराध है, बी रोजगार के समान, सी उपाधियों की समाप्ति और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अस्पृश्यता एक अपराध है, वह संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। विकल्प ए राज्यपाल, बी चुनाव आयुक्त, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी राज्यसभा के सभापति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राज्य के राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल हर राज्य में होते हैं और सभी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब इन राज्यपालों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर सकता है या राज्यपाल को उनके पद से हटा भी सकता है। इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल का जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर वो बने रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का इनको आशीर्वाद मिलता रहेगा तब तक राज्य के राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का संबंध किस अनुच्छेद में है। विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 86, विकल्प बी अनुच्छेद 87, विकल्प सी अनुच्छेद 88 और विकल्प डी अनुच्छेद 85। यहाँ पर जो है सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 87। जो अनुच्छेद 87 है और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का संसद में
या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में विशेष अभिभाषण करेंगे। इसलिए यहाँ पर विकल्प जो है बी सही उत्तर है। जबकि अनुच्छेद 86 क्या कहा है, सदनों में अभिभाषण और सदनों को मैसेज देने का राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 86 में। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी सही उत्तर है, यानी राष्ट्रपति जो है संसद में विशेष अभिभाषण, जो विशेष लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है, अनुच्छेद 87। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 77। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 74। चूँकि मंत्रिपरिषद की बात आ रही है कि मंत्रिपरिषद की जानकारी हमको कहाँ पर मिलती है, तो वह जो है संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए और जो है अपने सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसकी जानकारी कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 74 में दी गई है। अन्य मंत्रियों के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इसकी जानकारी हमको अनुच्छेद 75 में मिलती है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, यहाँ पर अनुच्छेद 76 की बात हुई है। और अनुच्छेद 77 क्या है? अनुच्छेद 77 में के संघ सरकार के कार्यों का संचालन जो है अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के कार्यों का जो संचालन होगा वह किसके नाम से होगा? वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 77 यह बात कहता है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात आई है किस अनुच्छेद में? तो वह अनुच्छेद ए, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर अनुच्छेद 74 यानी विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट अवश्य करिए। इसके साथ ही इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर दें, जिससे आगे की वीडियो बनाने में हमें प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।